हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AS23 इन्वेस्टमेंट्स एंड एसोसिएट्स को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ हम रिवीजन जब करेंगे तो हम क्वेश्चंस को भी रेफर करके रिवीजन करेंगे ताकि पूरी तरीके से हम अच्छे से इसको कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर पाएं। चलिए क्विक रिवीजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले AS23 का नाम है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट देन इन्वेस्टर हैज टू अप्लाई AS23 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसोसिएट कंपनी क्या होती है। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा हो, बट अप टू 50% हो। बिकॉज 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर सब्सिडरी हो जाएगी। तो एसोसिएट कब बनती है? जब 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या आता है? तब हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है, कंट्रोल नहीं आता है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि इन्वेस्टर के पास पावर है इन्वेस्टिंग कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, इन्वेस्टिंग कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। अब यहां पर AS23 किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? AS23 अप्लीकेबल होता है इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर उसने इन्वेस्टमेंट 20% या ज्यादा किया है तो वो फिर अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इक्विटी मेथड लगाएगा। इसका मतलब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज इट इज दिखाएंगे, पर कॉस्ट पे नहीं दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे इक्विटी मेथड पे। आई मेरी बात समझ में? यहीं पर जब यही कंपनी, यही इन्वेस्टर कंपनी सेपरेट बैलेंस शीट बनाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी को कॉस्ट पे दिखाएगा एज पर AS13, जबकि यहां पर हम लगा रहे हैं एज पर AS23। तो यही इन्वेस्टमेंट्स एज पर AS13 कॉस्ट पे दिखेंगे और यही इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेशन के अंदर AS23 के अकॉर्डिंग इक्विटी मेथड में दिखेंगे। अब ये इक्विटी मेथड क्या होता है गाइस? इक्विटी मेथड का मतलब होता है हम अपने इन्वेस्टमेंट को एसोसिएट कंपनी के नेट असेट के प्रपोर्शन में दिखाना चाहते हैं। मतलब ये कि आप सामने देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीस का, और एसोसिएट कंपनी के जो नेट असेट्स हैं, एसोसिएट कंपनी के जो नेट असेट्स हैं वो है मान लीजिए 15 लाख रुपीस के, वो है मान लीजिए 15 लाख रुपीस के, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है मान लीजिए 20%। तो 15 लाख का गाइस, 15 लाख का 20% कितना होता है? इसका 20% कितना होता है? 3 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं इक्विटी मेथड लगाऊंगा तो पहली बात मैं इक्विटी मेथड एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पर पहले दिन ही लगा लूंगा और मैं चेक करूंगा कि उसके नेट एसेट्स कितने हैं? 15 लाख। 15 लाख में हमारा हिस्सा कितना है? 3 लाख, जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 5 लाख। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि 5 लाख के अंदर हमारा 3 लाख का तो नेट एसेट का शेयर है, बाकी जो एक्स्ट्रा 2 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो गुडविल है, पर गुडविल को हमें अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमारी 5 लाख के अंदर ही इसके अंदर गुडविल है, ठीक है ना? तो गुडविल को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये पहला केस हुआ। पर यहीं पर अगर मान लीजिए जो नेट असेट्स हैं, ये मान लीजिए अगर जो नेट असेट्स हैं वो मान लीजिए 30 लाख रुपीस के हैं। कितने के? 30 लाख। तो 30 लाख के हिसाब से ये जो आपका इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में आ रहा है, शेयर आ रहा है, वो आ रहा है 6 लाख। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 5 लाख, जबकि आपका नेट एसेट का शेयर कितना है? 6 लाख। तो ऐसे केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए से बढ़ा दोगे। उस 1 लाख रुपए को आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व। लॉजिकली आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप पहले दिन इक्विटी मेथड लगाते हो डेट ऑफ एक्विजिशन पर, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना? नेट एसेट किसके? एसोसिएट कंपनी के। नेट एसेट किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। तो अगर मान लो नेट एसेट की प्रोपोर्शनेट वैल्यू कम आ रही है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा है, तो मान लीजिए उसके अंदर गुडविल ऑलरेडी शामिल है, कुछ और एंट्री करने की जरूरत नहीं है, गुडविल को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोज करना है कि इसके अंदर गुडविल है। पर जबकि अगर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट की प्रोपोर्शनेट नेट एसेट का शेयर ज्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा है उतने से हम एंट्री पास करेंगे और वो कैपिटलिज्म में बुक करेंगे। गाइस ये आया समझ में कि नहीं? फिर हम 31 मार्च को अगेन बैलेंस शीट डेट पर एक बार फिर इक्विटी मेथड लगाएंगे। और यहां पर इक्विटी मेथड लगाते वक्त आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है? डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कमाया, उसमें हमारा जो 20% शेयर होगा, जो भी परसेंटेज शेयर होगा, उतने से हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बढ़ा देंगे। और अगर इस दौरान कंपनी ने, एसोसिएट कंपनी ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उस डिविडेंड का भी 20% हमें मिला होगा, तो उतने से हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेसिकली कैसे रहती है, इन्वेस्टमेंट आपके शुरू में क्या थे, कॉस्ट पे थे, ठीक है, शुरू में आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे थे, और उसके अंदर या तो गुडविल शामिल थी, या तो फिर आपने अलग से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई इक्विटी मेथड के बेसिस पर, और आपने कैपिटल रिजर्व बुक किया। फिर आपने पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया। इसका मतलब आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, और दूसरे हाथ से आप अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा रहे हो। जब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हो इक्विटी मेथड में पोस्ट एक्विजिशन शेयर के कारण, तो उसका दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टर कंपनी अपने पीएनएल में डालेगी, ठीक है। फिर जब इन्वेस्टर कंपनी को आगे चल के डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड में जो उसका शेयर है उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी, और रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट इन क्या बोलते हैं, इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इंपैक्ट आएगा। एक और इंपैक्ट आता है इक्विटी मेथड के अंदर, वो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या आता है, बेसिकली मैंने आपको बोला कि यहां पर जो नेट असेट्स होने चाहिए वो फेयर वैल्यू होने चाहिए। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है, नेट असेट्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। पर अगर मान लीजिए किसी असेट को हमें फेयर वैल्यू करना है, जैसे हम कंसोलिडेशन पे कर रहे थे, तो लॉजिकली इसमें रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा, तो इस वजह से नेट असेट आपके फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं। अब आपने ये किस दिन किया, ये आपने DOA डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो कर लिया, पर ये रिवैल्यूएशन करने के कारण जो फर्दर पीरियड में एडिशनल डेप्रिसिएशन आना चाहिए बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन गेन, या फिर सेविंग इन डेप्रिसिएशन आना चाहिए बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, तो वो डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट उसमें इन्वेस्टर का जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर है वो भी आप उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा देते हो अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, या बढ़ा देते हो अगर रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है, और इसका दूसरा इफेक्ट जाता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। इक्विटी मेथड में एक और लास्ट इंपैक्ट आता है, वो होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, स्टॉक रिजर्व का, सिर्फ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। मान लीजिए डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन क्या होता है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब जब इन्वेस्टर कंपनी एसोसिएट कंपनी को गुड्स बेच रही है और उसके पास अनसोल्ड गुड्स बच गए, और उसके अंदर मान लो 5000 का प्रॉफिट है। अब उस 5000 के प्रॉफिट में इन्वेस्टर का मान लो 20% शेयर होगा, तो 20% जब इन्वेस्टर का शेयर हम यहां से हटाएंगे तो रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से हटाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, मोटा मोटी एग्जाम के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपसे वो ये वाली बात पूछेगा। मुझे लगता है एग्जाम में वो मेजरली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस डिविडेंड पूछेगा। अब वो डेप्रिसिएशन तभी देगा जब वो आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू करने के लिए आपको असेट लायबिलिटी में चेंजेस करने को बोल रहा है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इस दिन आप इक्विटी मेथड इस तरीके से इक्विटी मेथड लगाते हो। जब आप इक्विटी मेथड लगाते हो तो कैपिटल रिजर्व अगर आएगा तो आप उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पर आ सकता है, ठीक है। और अगर मान लो उस दिन गुडविल आया तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। गुडविल अंडर एसोसिएट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली। इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, देन द एक्सेस अमाउंट इज गुडविल व्हिच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैसे ही ज्यादा है प्रोपोर्शनल नेट एसेट से, तो वो गुडविल और गुडविल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में शामिल है। इस तरीके से हम इक्विटी मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो इक्विटी मेथड आपको एक तरीके से दो स्टेप में लगाना है। एक आपको लगाना है डेट ऑफ एक्विजिशन पर, जब आपका गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। गुडविल आपका निकलेगा तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो आपको एंट्री करना है, उतने से इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाना है। और दूसरा आप इक्विटी मेथड लगाओगे बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट पर जब इक्विटी मेथड लगाओगे तो एक तो आपका पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको ऐड करना है, जितना भी एसोसिएट में आपका शेयर है उसके प्रॉफिट में, और आप उस डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अगर कोई डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है तो उतना डिविडेंड में जो आपका शेयर है वो आपको माइनस करना है। डेप्रिसिएशन सिर्फ तब आएगा जब नेट असेट्स को आपको फेयर वैल्यू करने को बोल रहा है, वो भी पोस्ट पीरियड का। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तब आएगा जब डाउनस्ट्रीम ट्रांजिशन होगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब एक और लास्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं कि सर जब हम इक्विटी मेथड लगाते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया, मान लीजिए लॉस हो गया, तो अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सर लॉस को हम इन्वेस्टमेंट में लेस भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टर शेयर in loss of associate company shall be allocated to the investment in equity shares only to the extent of carrying value of investment। अब मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपीस। अब मान लीजिए मैं इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ लॉस
पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ लॉस माइनस कर दूंगा। मान लो मेरा उसमें शेयर ऑफ लॉस था 2 लाख रुपए, मैंने माइनस कर दिया। आज भी मेरे इन्वेस्टमेंट कितने बचे? 3 लाख। अब मैंने नेक्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, फिर से मान लीजिए सेकेंड ईयर मेरा फिर से लॉस का शेयर आया, पर इस बार लॉस का शेयर 4 लाख रुपीज आया। तो अब ये क्या हो गया? -1 लाख। ये -1 लाख हो गया ना। पर यहां पर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कितना दिखाऊंगा? मैं इन्वेस्टमेंट को दिखाऊंगा 0। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा 0, माइनस में मैं 1 लाख नहीं दिखाऊंगा। अब मान लीजिए थर्ड ईयर में मुझे प्रॉफिट का शेयर मिला, 3 लाख रुपीज। तो मैं 3 लाख रुपीज के प्रॉफिट के शेयर के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, पर मैं देखूंगा कि 3 लाख में से अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस कितना था? 1 लाख, जो मैंने एक्चुअली कंसीडर नहीं किया था पिछले साल क्योंकि वो नेगेटिव जा रहा था। तो 3 लाख के शेयर में से अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस हटा दो, तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस हटाने के बाद रिमेनिंग 2 लाख रुपीज से मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस बढ़ा दूंगा। यही लिखा हुआ है कि एनी रिमेनिंग लॉस shall be ignored unless investor is obliged to contribute for such loss। इस 1 लाख रुपीज के नेगेटिव लॉस को हम इग्नोर करेंगे अगर इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट है कि नेगेटिव आएगा तो इन्वेस्टर बल्कि उल्टा अमाउंट लेके आएगा, तो एक अलग बात है। फिर ऐसे केस में हम लायबिलिटी बुक करेंगे, और लायबिलिटी बुक करेंगे, एंट्री करेंगे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ये तब करेंगे जब इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट है कि वो लॉस को बियर करेगा, लॉस को गुड करेगा, ठीक है ना। अब ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है, प्रैक्टिकल में नहीं पूछेगा। फिर तीसरा, व्हेन द एसोसिएट कंपनी सब्सिक्वेंटली जनरेट द प्रॉफिट, आगे चल के उसने फिर से प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस प्रॉफिट में से उतना लॉस का शेयर जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया था वो आपको हटा के बाकी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना इक्विटी मेथड में और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। दिस वाज बेसिकली कि लॉस अगर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अब मैं आपको यही पूरा इक्विटी मेथड समझा देता हूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के बेसिस पर। आइए ये पूरा इक्विटी मेथड समझाता हूं एग्जांपल के बेसिस पर। आपके पूरा का पूरा ये सामने एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, मैंने उसको टाइमलाइन में दिया है। आप डायरेक्टली टाइमलाइन देखिए, क्वेश्चन आप बाद में पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ठीक है ना। इस ईयर का प्रॉफिट है 80,000, पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो यहां पर मिड ऑफ द ईयर में हुआ है। 1 जून को इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1 जून को इन्वेस्टमेंट हुआ है 30% का 2 लाख रुपीस का, ठीक है ना। और यहां पर प्रॉफिट कमाया गया पूरे साल भर का 3 लाख रुपीस, और यहां पर डिविडेंड बांटा गया 50,000। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अगर मैं कंसोलिडेशन नहीं भी करूंगा, मैं अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा मेरे इन्वेस्टमेंट यहां पर कितने हैं? 2 लाख रुपीस के। अब यहां पर जो डिविडेंड हमें मिला वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड था, मतलब वो डिविडेंड लास्ट ईयर का था। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन पीरियड का है, और प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड होता है मतलब 50,000, उसमें जो हमारा शेयर होगा मतलब 30%, मतलब 15,000, वो जब हमें इन्वेस्टर को मिलेगा तो AS 13 के अकॉर्डिंग हम उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करते हैं, और अल्टीमेटली हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 185। अब सबसे पहले यार, आप कंसोलिडेशन से पहले आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आप अल्टीमेटली जो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से माइनस करोगे। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट आ गई 1,85,000। अब इस 185 से ही आप इक्विटी मेथड शुरू करोगे। आप इक्विटी मेथड 2 लाख से शुरू नहीं करोगे, आप इक्विटी मेथड शुरू करोगे 185 से, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है ना। अब आपका देखिए इक्विटी मेथड जब आप शुरू करोगे तो कैरिंग अमाउंट हो गया आपका 185। अब आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख रुपीस। पर यहां पर बात साल भर की नहीं आती, यहां पर बात आती है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की। तो आप मुझे बताइए कि इस केस में हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 1 जून से शुरू हो रहा है, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 10 महीने, 10 महीने। तो 3 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट कमाया गया वो बेसिकली 3 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट कमाया गया वो पूरे साल भर का है, पर उसमें 10 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो 2,50,000 होगा, और उस 2,50,000 के प्रॉफिट में आपका 30% का शेयर था जो कि हो जाएगा 70,000, और 70,000 से आप वैल्यू बढ़ा दोगे इन्वेस्टमेंट की, आप वैल्यू बढ़ा के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई आपकी 260। इस 75,000 की बेसिकली एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड P&L। ये बेसिकली आप कंसोलिडेशन के अंदर करोगे। 186 तो आपका पहले से ही था। अब आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने फिर से डिविडेंड बांटा। बेटा सिंपल सा फंडा है, यहां पर बहुत सारे बच्चे उलझते भी हैं, मुझे बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जब भी डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जब भी डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड आप यहां पर ऑलरेडी माइनस कर चुके होगे। जब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो आप डिविडेंड मिलेगा वो आपका यहां पर फिर से माइनस हो जाएगा। आप बात को समझो, ये वाला डिविडेंड तो आपका लॉजिकली इन्वेस्टमेंट से पहले ही माइनस हो चुका है ना।
ये वाला डिविडेंड आपका लॉजिकली इन्वेस्टमेंट से पहले ही माइनस हो चुका है। अब आप ये वाला जो आपको डिविडेंड मिला ये भी आपको माइनस करना है। 60,000 में जो आपका शेयर है 30%, मतलब आपका 18,000 का डिविडेंड, वो आपको और माइनस करना है। तो यहां पर आपने फिर से इक्विटी मेथड लगाया बिकॉज डिविडेंड आपको मिल चुका है। तो यहां पर 260 में से 18 गया, आपका 242 का वापस से इन्वेस्टमेंट हो गया। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट भी आपका कहां पर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हमने कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा और हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि इक्विटी मेथड कैसे लगता है। मोटा मोटी यही तक आपका AS23 था। लॉजिकली AS23 इतना ही होता है, पर मैं आपके साथ एक और बात AS23 की डिस्कस कर रहा हूं जहां मुझे चांसेस हैं कि ना के बराबर मतलब चांसेस बहुत कम है कि ये वाली पॉइंट आपसे पूछी जाएगी, पर इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में दी है। ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं हम मल्टीपल एक्विजिशंस। ये मल्टीपल एक्विजिशन क्या होता है? मल्टीपल एक्विजिशन का मतलब होता है, दो तरीके से हो सकता है। पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट किया 10% का, जिस दिन आपने 10% का इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं बनी। पर सेकंड टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया 15% का, अब आप ओवरऑल देखो तो आपकी एसोसिएट कंपनी बन चुकी है। तो जिस दिन आपकी वो एसोसिएट कंपनी बन गई उस दिन से आप इक्विटी मेथड अप्लाई करना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो अप्लाई इक्विटी मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम सेकंड टाइम। आपको यहां से इक्विटी, इस डेट से, मान लीजिए यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 1 अप्रैल को और ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 1 अक्टूबर को, तो अब इक्विटी मेथड कब से लगाओगे? 1 अक्टूबर से लगाओगे, ठीक है ना। कब से लगाओगे? 1 अक्टूबर से लगाओगे। अब आप इक्विटी मेथड 1 अक्टूबर से तो लगाओगे, बट दोनों के ऊपर लगाओगे। हाँ जी, दोनों के ऊपर आप लगाओगे। दोनों के ऊपर आपको सेपरेटली लगाना पड़ेगा, मतलब 10% के ऊपर भी आपको इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा और 15% के ऊपर भी आपको इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं। यहां पर एक एग्जांपल है जहां पर हमने दो अलग अलग डेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक हमने 10% का इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीस का, और 15% का इन्वेस्टमेंट किया है 145 लाख रुपीस का, 1,45,000 रुपीस का। जिस दिन हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया उस दिन नेट एसेट की वैल्यू थी 850। जिस दिन हमने सेकंड इन्वेस्टमेंट किया उस दिन की नेट एसेट की वैल्यू थी 10 लाख। तो आपको इक्विटी मेथड कब से स्टार्ट करोगे? सेकंड टाइम से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपका एसोसिएट कंपनी था ही नहीं। पर जब सेकंड टाइम से इक्विटी मेथड शुरू करोगे तो दोनों के ऊपर लगाओगे। अब दोनों के ऊपर लगाओगे तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट 10% किया था उस दिन के नेट एसेट थे 850, तो 850 का 10% होता है 85,000। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और 85,000, मतलब यहां आ गया आपका गुडविल। ये आ गया गुडविल। जब सेकंड टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 145 और आपका प्रोपोर्शनेट शेयर है 10 लाख का 15%, मतलब 150। 10 लाख का 15% मतलब 150। तो यहां पर आपका आ गया कैपिटल रिजर्व। यहां पर आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, मतलब इतने से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिजर्व 5,000, और नेट जब आप अपनी बैलेंस शीट में बोलोगे तो आप बोलोगे भाई गुडविल आपका 5,000 है और आपका कैपिटल रिजर्व आपका गुडविल 15,000 है, कैपिटल रिजर्व आपका 5,000 है, मतलब नेट आपकी गुडविल हो गई 10,000। गाइस, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो आप अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग बार बार इक्विटी मेथड लगाओगे, ठीक है। दूसरी वाली चीज है कि आपने फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल को ही 25% का इन्वेस्टमेंट कर लिया था और सेकेंड टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया अक्टूबर में 5% का। अब भाई आप इक्विटी मेथड कब से लगाओगे? आप पहले दिन से इक्विटी मेथड लगाओगे। हाँ, आप पहले दिन से इक्विटी मेथड लगाओगे। अप्लाई इक्विटी मेथड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। हाँ, पर 25% के ऊपर भी लगाओगे और अगली बार 5% के ऊपर भी लगाओगे। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। जब अब ओवरऑल चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, जब आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया, भले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपका 10% था, आपको पता है कि आपका अगला इन्वेस्टमेंट आ चुका है, तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इक्विटी मेथड लगाओगे और अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को नेट एसेट के शेयर से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। यहां पर आइदर आपका गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल आएगा तो इग्नोर करना है क्योंकि गुडविल तो इस इन्वेस्टमेंट में शामिल होगा। कैपिटल रिजर्व आएगा तो आपको अल्टीमेटली अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। फिर अगेन ये हो गया आपका ए, आपका बी आ गया। अगेन आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कंपेयर किया नेट एसेट के शेयर। जब आपका सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट था उस दिन आपके नेट एसेट कितने थे। यहां पर आपने अगेन इक्विटी मेथड लगाया। गुडविल आया तो मतलब आपके वो इन्वेस्टमेंट में शामिल है। कैपिटल आया तो आप उतने से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे। फिर फाइनली आप इक्विटी मेथड लास्ट टाइम लगाओगे बैलेंस शीट डेट पर, जहां पर आप पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है सब्सिडरी कंपनी का, पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है सब्सिडरी कंपनी का, वो ऐड कर दोगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखिए, हमने यहां पर 25% का इन्वेस्टमेंट किया है। 25% का इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल को और 5% का इन्वेस्टमेंट किया है 1 अक्टूबर को, ठीक है ना।
जब 25% का इन्वेस्टमेंट किया वो था हमारा कॉस्ट 150, और जो हमारे 5% इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट कितना था 20,000। ये दोनों कॉस्ट है, तो कुल मिला के कॉस्ट आपका कितना आ गया 170। लॉजिकली कॉस्ट कितना आ गया 170, ठीक है ना। बट अब आप क्या करोगे, आपका नेट असेट्स पहले दिन के 1 अप्रैल का कितना था 5 लाख, तो 5 लाख का 25% मतलब ये हो गया आपका 125। जब आपने फर्स्ट टाइम इक्विटी मेथड लगाया तो 125 को कंपेयर किया आपने कॉस्ट 150 से, तो ये आपका आ गया गुडविल। गुडविल आ गया मतलब आपके वो 150 में शामिल है, आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड टाइम आप देखिए, सेकंड टाइम आप जब इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड लगाओगे 1 अक्टूबर को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट के नेट असेट्स की पोजीशन क्या है। तो आपकी 1 अक्टूबर को नेट असेट की पोजीशन क्या होगी, जब 1 अप्रैल को नेट असेट्स आपके 5 लाख के थे और वो बोल रहा है कि पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। ये देखिए 90,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट है, जो कि 2:1 में हुआ है। मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड 6 मंथ्स में फर्स्ट 6 मंथ में 60,000 प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड 6 मंथ में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए यहां पर 1 अक्टूबर में जो आपने 5% इन्वेस्टमेंट किया, यहां पर आपके नेट असेट्स कितने हो जाएंगे, यहां पर आपके नेट असेट्स हो जाएंगे 5 लाख और 60,000, मतलब 560 के आपके नेट असेट्स हो गए, जिसमें आपका कितना शेयर था 5% शेयर था। तो आपने इक्विटी मेथड वंस अगेन लगाया, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने इक्विटी मेथड फर्स्ट टाइम लगाना है, फिर आपने इक्विटी मेथड सेकंड टाइम लगाना है। तो सेकंड टाइम इक्विटी मेथड जब लगाओगे तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, और सेकंड टाइम इक्विटी मेथड लगाओगे जो 560 के नेट असेट से उसमें 5% आपका शेयर था। तो ये हो गया 560 का 5%, मतलब ये हो गया 28,000। तो 28,000 को कंपेयर करेंगे 20,000 से, तो लॉजिकली 8,000 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे। तो अभी आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 170 है, आपकी 8,000 से कैपिटल रिजर्व के कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हो गया आपका 1,78,000। गाइस हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? 1,78,000 हम बोलेंगे इंक्लूडिंग गुडविल, हम बोलेंगे इंक्लूडिंग गुडविल, जो पहली बार निकली थी 25,000। और अगर गुडविल को एक्सक्लूड करके बोले तो 178 माइनस 25, तो हो गया आपका 153। अब आगे बढ़ेंगे हम, पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपका जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट था वो 25% था, तो 25% के लिए पूरा साल भर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, 90,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट, 25% के लिए पोस्ट एक्विजिशन शेयर, ठीक है ना। और यहां पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद के पीरियड का प्रॉफिट 30,000 है, तो 30,000 का प्रॉफिट सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 5% ही हमारा पोस्ट एक्विजिशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इस 25% के लिए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पूरे साल भर का है, तो पूरे साल भर का प्रॉफिट 90,000। इस 5% के लिए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सिर्फ 6 महीने का है, तो 6 महीने का प्रॉफिट 30,000। तो 25 और 5, तो अगर आप इसको करोगे तो 90,000 इंटू 25%, और ये आएगा 22,500 प्लस 30,000 इंटू 5%, ये आएगा 1,500। इस दोनों को आपने प्लस किया तो आपका ये आ गया 24,000 से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो 178 प्लस 24,000, तो ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 178 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 2,02,000 टोटल मिला के आंसर, इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 25। और अगर एक्सक्लूडिंग गुडविल करोगे तो 2,02,000 माइनस 25 इज इक्वल टू 177। जो उन्होंने आपको आंसर दिया है वो एक्सक्लूडिंग गुडविल दिया है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ये वाली चीजें आपको मिल जाएंगी AS23 के चार्ट के साथ साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां से डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दी जाएगी, लिंक को क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम पे पहुंचोगे, और डायरेक्टली ये पर्टिकुलर आपको मैसेज में ही आपको दिख जाएगा ये वाला चार्ट, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो दिस वाज गाइस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट किस तरीके से होता है। आपको कुल मिला के डेट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी मेथड लगाना है, और फर्दर बैलेंस शीट डेट पर लगाना है। जब डेट ऑफ एक्विजिशन पर लगाओगे तो गुडविल आएगा, नो एंट्री, कैपिटल आएगा तो एंट्री करके वैल्यू बढ़ा दो। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए आपको पहला पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा उसके बाद डिविडेंड माइनस, तीसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस या सेविंग इन डेप्रिसिएशन प्लस, और अनरियलाइज प्रॉफिट का, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का अनरियलाइज प्रॉफिट का शेयर का माइनस, ये वाले आपको देखना है। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।